मंजिल से आगे बढ़कर मंजिल तलाश कर, मिल जाए तुझको दरिया तो समुंदर तलाश कर। स्वागत है दोस्तों आपके अपने चैनल CS प्रीति सिंह क्लासेस में। केपी सर यानी कि मैं आज आपको CS प्रोफेशनल न्यू सिलेबस के ग्रुप 2 के एक इम्पोर्टेंट पेपर के बारे में आपको यहाँ पर क्लासेस देने वाला हूँ। और इस पर्टिकुलर पेपर की बात करें तो ये पेपर है सेक्रेटरी ऑडिट, कंप्लायंस मैनेजमेंट एंड ड्यू डिलीजेंस। और इसी पर्टिकुलर पेपर के आज हम चैप्टर नंबर 10 की बात करने वाले हैं, इंटरनल ऑडिट एंड परफॉर्मेंस ऑडिट। और आप सभी बच्चों से मैं बात करने वाला हूं, हमने CS एग्जीक्यूटिव बड़े अच्छे से क्रैक किया और अब हम दरिया को तो पा चुके हैं, आगे समुद्र की तरफ बढ़ना है और अपने प्रोफेशनल को भी बहुत अच्छे से क्रैक करना है। तो इसके लिए हमको एक बेटर स्ट्रेटजी बनाने की जरूरत होगी। और मैं आप लोगों को अपने एक्सपीरियंस के बेसिस पर बता सकता हूं। जब डिफरेंट टाइम पर जब मैंने CA कोर्स किया या CS कोर्स किया या CMA कोर्स किया, तीनों ही एक लेवल के कोर्स होते हैं। सारे कोर्स से जो मैंने एक्सपीरियंस गेन किया उस बेसिस पर मैं आपको यहाँ पर नोटिंग डेवलप कराऊंगा कि किस तरीके से एग्जामिनेशन को क्रैक करें, उसके लिए नोट्स किस तरीके से बनाएं। उन सारे मुद्दों को हम यहाँ पर एक एक करके डिस्कस करने वाले हैं। टॉपिक पढ़ेंगे, इंस्टीट्यूट ने जो कंटेंट प्रेस्क्राइब किया उसे पढ़ेंगे। बहुत सारा प्रॉब्लम्स बच्चों को एग्ज़ाम टाइम पर आता है। जब बच्चा एग्ज़ाम टाइम पर रिवीजन करने के लिए बैठता है तो उसे समझ नहीं आता वो क्या पढ़े क्या छोड़े। तो उसके अकॉर्डिंगली हम अपना यहाँ पर कुछ इस तरीके से कंटेंट डिज़ाइन करने वाले हैं जिससे एग्ज़ाम वाले दिन हमको कोई भी प्रॉब्लम क्रिएट ना हो। तो उसके अकॉर्डिंगली हम यहाँ पर चलेंगे और कंटेंट भी तैयार करेंगे, साथ ही साथ ईच एंड एवरी कंटेंट को समझेंगे भी। और बेयर पैराग्राफ से कई बार रिवीजन करना हमारे लिए थोड़ा सा मुश्किल काम होता है, तो मैंने आपके लिए दो तरीके से कंटेंट तैयार कर रखे हैं। एक तो हमारे जो बेयर नोट्स होते हैं जो कि ICSI ने हमें प्रेस्क्राइब किए हैं, उनको थोड़ा सा फॉर्मेटिंग कर दिया है, थोड़ा सा कलरफुल बना रखा है। और मेन जो कंटेंट है जो आपने भी तैयार करना है, आपने इग्नोर नहीं करना। मैं तो आपको रिकमेंड करता हूँ आप खुद उसे नोट करें। कुछ बच्चे ऐसे होते हैं जिन्हें हम कई बार व्हाट्सएप के थ्रू या मेल के थ्रू कंटेंट को भेजते हैं, उसका फोटोकॉपी करवा लेते हैं। तो फोटोकॉपी कराना चाहें तो करा सकते हो, लेकिन वो उतना ज़्यादा इफेक्टिव नहीं होता। अगर आप खुद से उसे एक बार नोट करते हो तो वो बहुत ज़्यादा इफेक्टिव होगा। बच्चे बोल रहे हैं कि सर अब एग्जामिनेशन पास में अगर हमारे हों तो हम क्या करें। बेटा एग्जामिनेशन पास में हो तो ना खुद से कुछ भला, उस दौरान आप नोटिंग के चक्कर में ज़्यादा ना पड़ें। आप उसे नोटिंग को फोटोकॉपी करवा सकते हैं, लेकिन जो बच्चे जिनके पास अगर टाइम है, अगर उनके पास 2-3 महीने का टाइम है, तो वो साथ ही साथ नोट भी कर सकते हैं। नोट करने के कई फ़ायदे होते हैं। आपकी एग्जामिनेशन के लिए अच्छी खासी राइटिंग प्रैक्टिस हो जाती है और दूसरा आपको कंटेंट पर कमांड अच्छी हो जाती है, कंटेंट रिटेन अच्छा हो जाता है। तो उन्हीं सारे एस्पेक्ट को देखते हुए थोड़ा सा मैंने भी हार्डवर्क किया आपके लिए, आप भी हार्डवर्क करें और दोनों के मिले जुले हार्डवर्क से ही आपको एग्जामिनेशन में सक्सेस इंश्योर हो सकती है। तो क्या आप तैयार हैं बच्चों मेरे साथ? बच्चे बोल रहे हैं जी हाँ सर, जब आप मेहनत कर सकते हैं तो हम क्यों मेहनत नहीं कर सकते। हम भी मेहनत करेंगे, हम भी नोट्स बनाएंगे और बहुत अच्छे से इस पेपर में मार्क्स लेकर के आएंगे। तो उन्हीं सारे ऑब्जेक्टिव को ध्यान में रखते हुए, जैसे कि आज हम बात करने वाले हैं इंटरनल ऑडिट एंड परफॉर्मेंस ऑडिट। अपने आप में बहुत ही इंपॉर्टेंट ऑडिट होता है, क्योंकि इंटरनल ऑडिट की जब हम बात करते हैं, क्योंकि ये ड्यूरिंग द ईयर चलता रहता है और जैसे जैसे काम होता है वैसे वैसे हमारा ऑडिट होता चलता है। तो ये हमारे लिए इंपॉर्टेंट हो जाता है कि ऐसे ऑडिट से अगर हम बात करें रिजल्ट थोड़े से बेटर मिल जाते हैं कई बार, रादर देन हमारा स्टैच्यूटरी ऑडिट। क्योंकि स्टैच्यूटरी ऑडिट के बारे में हम सभी जानते हैं, थोड़ा बहुत हमने फाउंडेशन में पढ़ लिया होगा, कुछ बच्चों ने एग्जीक्यूटिव ओल्ड सिलेबस में पढ़ लिया होगा। लेकिन अगर हम बात करें स्टैच्यूटरी ऑडिट का तो ईयर एंड पर होगा। ईयर एंड से पहले अगर कुछ गड़बड़ चल रहा है, कुछ फ्रॉड हो रहा है, तो उसका पता लगना चाहिए या नहीं लगना चाहिए। बच्चे कह रहे हैं जी सर बिल्कुल लगना चाहिए। और उसका अगर हमको इन्फॉर्मेशन चाहिए, वो फ्रॉड हो रहा है उसके बारे में कुछ जानकारी चाहिए, अगर कुछ गलत हो रहा है उसके बारे में अगर जानकारी चाहिए, तो ईयर के दौरान ही हमको कहीं ना कहीं कोई ना कोई चेक आउट करने का तरीका चाहिए या एक रिव्यू करने का तरीका चाहिए। तो वो सारे एस्पेक्ट कहीं ना कहीं हमको इंटरनल ऑडिट के थ्रू कवर अप हो जाते हैं। दैट मीन्स इंटरनल ऑडिट एक तरीके से हमारा जो कंट्रोल इन्वायरमेंट होता है। बच्चे कह रहे हैं क्या कंट्रोल इन्वायरमेंट होता है सर? बिजनेस में जितने भी ट्रांजेक्शन्स होते हैं
जितने भी प्रोसीजर्स होते हैं उनको लगाया जाता है, अकाउंटिंग सिस्टम बनाए जाते हैं। इसके साथ साथ ये भी इंश्योर किया जाता है कि जो कुछ चल रहा है वो सही मैनर में हो रहा है या नहीं हो रहा, इसको भी कहीं ना कहीं आइडेंटिफाई किया जाएगा। तो इंटरनल ऑडिट उसी कंट्रोल इन्वायरमेंट को सुनिश्चित करता है या कहीं ना कहीं इंश्योर करता है कि जो आपने डिजाइन किया था उसी तरीके से काम चल रहा है। तो अपने आप में इंटरनल ऑडिट एक ड्यूरिंग द ईयर एक बहुत अच्छे मैकेनिज्म के तौर पर काम करता है और ये मैकेनिज्म हमारे कंट्रोल इन्वायरमेंट को और ज़्यादा स्ट्रांग बनाता है। तो आज हम उसी इंटरनल ऑडिट की यहाँ बात करने वाले हैं इस चैप्टर में, और यहाँ जो मेजर हमारा जो डिस्कशन होगा वो इंटरनल ऑडिट के रेफरेंस में ही होगा, क्योंकि इंटरनल ऑडिट बेटर एक ऑर्गेनाइजेशन की परफॉर्मेंस को बेटर कर देता है। दैट मीन्स हम बात करेंगे तो इंटरनल ऑडिट ऑर्गेनाइजेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट भी हो जाता है, जरूरी भी हो जाता है। अब इंटरनल ऑडिट कहाँ पर हमको करवाना है, किसके लिए मैंडेटरी है, किसके लिए वॉलंटरली है, इन सारे मुद्दों पर भी यहाँ डिस्कशन करेंगे। इंटरनल ऑडिट क्या है, इन सारे एस्पेक्ट को भी हम इस चैप्टर में सीखने वाले हैं। इसके बाद हम बात करेंगे कंपनी एक्ट में इंटरनल ऑडिट की रिक्वायरमेंट्स क्या क्या रहेंगी, इंटरनल ऑडिटर का अपॉइंटमेंट कैसे किया जाएगा, कौन करेगा, इन सारे मुद्दों पर यहाँ हम बात करने वाले हैं। साथ ही साथ टर्म्स ऑफ रेफरेंस किसे बोला जाता है, ऑब्जेक्टिव ऑफ इंटरनल ऑडिट क्या रहेंगे, इस टाइप के मुद्दों पर आज की क्लास में हम बात करने वाले हैं। चलो स्टार्ट कर लेते हैं। सबसे पहले हम बात करेंगे इंट्रोडक्शन ऑफ इंटरनल ऑडिट से। मैंने आपसे बोला कि कई बार पैराग्राफ से रिवीजन करना थोड़ा सा मुश्किल हो जाता है, तो इसके लिए हम एक जादुई तरीका जो हम प्रॉपरली नोट्स तैयार करते हैं उसे स्टार्ट कर रहे हैं और कहीं ना कहीं नोटिंग के थ्रू इंट्रोडक्शन को समझने का प्रयास करेंगे। तो चैप्टर नंबर 10 इंटरनल ऑडिट एंड परफॉर्मेंस ऑडिट की हम बात कर रहे हैं। इंटरनल ऑडिट के इंट्रोडक्शन के तौर पर बात करें तो यहाँ हम बात करेंगे, अगर हिस्टोरिकली देखा जाए तो इंटरनल ऑडिट जो इंश्योर करता था वो क्या इंश्योर किया करता था, अकाउंटेंसी, सेफ गार्डिंग ऑफ असेट्स, पॉलिसीज एंड प्रोसीजर ऑफ द मैनेजमेंट, ऑल थिंग्स आर प्रॉपर और नॉट। पुराने टाइम की हम बात कर रहे हैं, प्रीवियस वर्जन की हम बात कर रहे हैं। जैसे आप मोबाइल यूज करते हो, बार बार उसमें नए नए वर्जन एंड्रॉयड के आते चले जाते हैं। तो प्रीवियसली पहले इंटरनल ऑडिट की अगर हम बात करें तो फोकस कहाँ रहता था कि अकाउंटिंग प्रॉपर है या नहीं है, असेट्स जो ऑर्गेनाइजेशन की हैं उनको प्रॉपरली सेफगार्ड किया जा रहा है या नहीं जा रहा, कहीं असेट्स का कोई मिस अप्रोप्रिएशन तो नहीं हो रहा, क्या असेट्स का कहीं ना कहीं कोई पर्टिकुलर पर्सन गलत तरीके से यूज तो नहीं कर रहा। तो उन सारे मुद्दों को कहीं ना कहीं इंटरनल ऑडिट में कवर किया जाता था। इंटरनल ऑडिट में ये सारा का सारा चेक किया जाता है कि हमारी जो बिजनेस की असेट्स हैं वो प्रॉपरली यूज हैं या नहीं। अगर वो प्रॉपरली यूज हैं तो इसका मतलब उनकी सेफ गार्डिंग प्रॉपर है। ऐसा होता है ना कई बार, बिजनेस की असेट्स है, बिजनेस की कार है, लेकिन बिजनेस में कम यूज होती है, पर्सनल यूज में ज़्यादा जाती है। बिजनेस में बहुत सारे एयर कंडीशनर लगे, लेकिन वो एयर कंडीशनर ऑफिस में हवा कम करते हैं, ऑफिस में कूलिंग कम करते हैं, वहाँ से निकल के चले जाते हैं और किसी के पर्सनल हाउस में जाके, डायरेक्टर्स के पर्सनल हाउस में जा करके वहाँ पर कूलिंग कर रहे हैं। तो क्या ये बिजनेस के असेट्स प्रोटेक्टेड हैं? बच्चे कहेंगे नहीं सर, ये तो गलत हो रहा है। बिजनेस का असेट्स बिजनेस में रहना चाहिए, किसी डायरेक्टर के घर पर कैसे जा सकता है? वो उनका पर्सनल असेट्स थोड़ी है। सेम पे मैं आपसे बात कर रहा हूँ, इंटरनल ऑडिट की जब हम बात करते हैं तो अकाउंटिंग रिलेटेड मैटर्स को देखता था, असेट्स का सेफ गार्डिंग प्रॉपर है या नहीं है, और जो पॉलिसीज और प्रोसीजर लगाए गए, जो पॉलिसीज बिजनेस के लिए बनाए गए, जो प्रोसीजर्स लगाए गए वो मैनेजमेंट के थ्रू वो सारे के सारे प्रॉपर हैं या फिर नहीं है। इन सारे एस्पेक्ट को कहीं ना कहीं इंटरनल ऑडिट कवर किया करता था। बट हम बात करें आफ्टर द लिबरलाइजेशन ऑफ इकोनॉमी हमारी इकोनॉमी में लिबरलाइजेशन हुआ, सम एडिशनल इश्यूज आर क्रिएटेड, और जैसे ही ये लिबरलाइजेशन हुआ तो उसके बाद कुछ नए इश्यूज क्रिएट होना स्टार्ट हो गए। अब नए इश्यूज क्या थे, उन सारे मुद्दों की अगर हम बात करें, लाइक द डिफिकल्ट कंट्रोल एंड ऑपरेशनल एफिशिएंसी। भाई लिबरलाइजेशन हुआ, बिजनेसेस बढ़े, स्कोप बढ़ा, बिजनेस करने के तौर तरीकों में बदलाव आया और कहीं ना कहीं कंट्रोल लगाना मुश्किल हो गया और ऑपरेशनल एफिशिएंसी डाउन हो रही थी। बच्चे कह रहे हैं सर चलो ये बात तो समझ में आती है कि हमने बिजनेस के जो वर्क है उसको प्रॉपरली इंश्योर करने के लिए कंट्रोल लगा लेते हैं तो डिफ़िकल्ट कंट्रोल होगा, ये बात तो समझ आ रही, लेकिन ऑपरेशनल एफिशिएंसी क्या होती है, क्या आप एक्सप्लेन कर सकते हैं? मैंने कहा बेटा ऑपरेशनल एफिशिएंसी की मैं बात करूं तो बड़ा ही सिंपल है। आप 10 घंटे बैठते हैं लेकिन वही पेज रहता है, उसे आप पलट नहीं पाते, इसका मतलब आपकी एफिशिएंसी डाउन है, कैपेसिटी बहुत ज़्यादा है।
10 घंटे काम कर रहे हो लेकिन पढ़ रहे हो 1 पेज, एफिशिएंसी डाउन। और एक बच्चा सिर्फ 1 घंटे पढ़ता है लेकिन उसमें 10 पेज पढ़ लेता है, उसकी एफिशिएंसी बहुत ज़्यादा हाई, बहुत ज़्यादा पीक पर है। तो हम कह सकते हैं डिफिकल्ट कंट्रोल एंड ऑपरेशनल एफिशिएंसी ये बढ़ गए लिबरलाइजेशन के बाद। रिस्पॉन्सिबिलिटी फॉर शेड्यूलिंग, बिजनेस बड़े लेवल पर जाने लगे, वर्क की शेड्यूलिंग होने लगी, तो थोड़ा सा शेड्यूलिंग से कनेक्टेड रिस्पॉन्सिबिलिटीज आने लगी। मैनेजिंग विद लिमिटेड मटेरियल एंड लेबर, साथ ही साथ जब बड़े लेवल पर हम काम करने लगे, जस्ट इन टाइम के कंसेप्ट आ गए। इनका कहना है कि बहुत ज़्यादा बल्क में मटेरियल और बहुत ज़्यादा बल्क लेबर आप कहीं ना कहीं यहाँ पर हायर करके मत रखो, जब ज़रूरत पड़े तभी मटेरियल मंगाओ, सिस्टम ऐसे बना लो, लेबर को ज़रूरत के अकॉर्डिंगली यूज़ कर लो। तो ये सारी चीज़ें आने लगी। तो मैनेजिंग विद लिमिटेड मटेरियल एंड लेबर इंक्रीज्ड एम्फेसिस ऑन द कॉस्ट एफिशिएंसी। कॉस्ट एफिशिएंसी की मतलब कम से कम पैसे में ज़्यादा से ज़्यादा प्रोडक्शन हो पाए, इन सारे मुद्दों पर फोकस किए जाने लगा। दैट मीन्स ज़्यादा फोकस किए जाने लगा। आगे हम बात करें डिफिकल्ट टू ऑब्जर्व ऑल ऑपरेटिंग एरियाज एटसेट्रा। पोस्ट लिबरलाइजेशन या आफ्टर लिबरलाइजेशन ये थोड़ा सा मुश्किल रहने लगा कि हम जितने भी ऑपरेटिंग एरियाज थे, क्योंकि बिजनेस के फंक्शंस बढ़ गए, एरियाज बढ़ गए, दायरे बढ़े, तो उन सब पर फोकस करना, उन्हें ऑब्जर्व कर पाना थोड़ा सा मुश्किल होने लगा। ये कुछ डिफिकल्टीज अराइज होने लगी, ये कुछ एडिशनल इश्यूज अराइज होने लगे आफ्टर द लिबरलाइजेशन। अब कहीं ना कहीं जब लिबरलाइजेशन के बाद ये प्रॉब्लम अराइज हुई, तो इन सब प्रॉब्लम्स का सॉल्यूशन भी इंटरनल ऑडिट के थ्रू कवर अप होना चाहिए। तो उन्हीं सारे मुद्दों को देखते हुए हमने बोला कि ट्रेडिशनली कुछ सर्टेन से एस्पेक्ट पर इंटरनल ऑडिट फोकस कर रहा था। वो एस्पेक्ट क्या थे? अकाउंटिंग, सेफगार्डिंग, पॉलिसीज एंड प्रोसीजर ऑफ मैनेजमेंट। ये सब प्रॉपर है या नहीं है, इन सारे मुद्दों पर इंटरनल ऑडिट कहीं ना कहीं फोकस करता था या उन्हें इंश्योर करता था। लेकिन आफ्टर लिबरलाइजेशन कुछ सर्टेन सी प्रॉब्लम और अराइज हुई, और इन्हीं एस्पेक्ट को देखते हुए सो द स्कोप ऑफ इंटरनल ऑडिट नीड टू बी एक्सटेंडेड। और अब जो इंटरनल ऑडिट का स्कोप है उसे बढ़ाने की जरूरत महसूस की जाने लगी। और इनका कहना है कि आज के टाइम में अगर हम बात करें, इंटरनल ऑडिट के स्कोप को इस हद तक बढ़ाने का प्रयास किया गया है कि माइन्यूट एक्टिविटीज जो होती हैं कंपनीज की या अदर एंटिटीज की, उन माइन्यूट एक्टिविटीज को भी यहां पर कवर अप कर लिया जाए। बात क्लियर है? दैट मीन छोटी छोटी एक्टिविटीज को भी इंटरनल ऑडिट के दायरे में लेके आ जाएं, ऐसा प्रयास यहां पर किया गया है। तो इंटरनल ऑडिट एंड इंट्रो की बात करें, इनिशियली कम ही एस्पेक्ट पर फोकस करता था, अकाउंटिंग, सेफगार्डिंग, पॉलिसी एंड प्रोसीजर, ऐसा हम लिख सकते हैं। हालांकि यहाँ से क्वेश्चन आने की संभावना काफ़ी कम है। और लेटर ऑन हम बात करें, आफ्टर द लिबरलाइजेशन ऑफ इकोनॉमी कुछ नए इश्यूज क्रिएट हुए। वो क्या क्या इश्यूज क्रिएट हुए, उन सारे इश्यूज को हमने देखा, और उन इश्यूज को कंसिडर करते हुए इंटरनल ऑडिट के स्कोप को बढ़ाने की जरूरत महसूस की जाने लगी। ये था हमारा कहीं ना कहीं इंट्रोडक्शन। अब हम बात करेंगे ये इंटरनल ऑडिट है क्या। हालांकि थोड़ा बहुत इंट्रोडक्शन, थोड़े बहुत एस्पेक्ट हम यहाँ कवर कर चुके हैं, लेकिन अभी हमें थोड़ा एक टेक्निकल वे में कहीं ना कहीं मीनिंग एंड डेफिनेशन को समझना है। मीनिंग एंड डेफिनेशन ऑफ इंटरनल ऑडिट। तो हमारा पहला टॉपिक था इंट्रोडक्शन ऑफ इंटरनल ऑडिट, और दूसरा है डेफिनेशन ऑफ इंटरनल ऑडिट। इंट्रोडक्शन को हमने वेरी शॉर्ट में कवर अप किया, ये सारा कंक्लूजन, सारा क्रक्स, सारा निचोड़ इसका निकालने का प्रयास किया। बाकी सारे बच्चे जब भी अपना स्टडी करेंगे तो जो क्रक्स नोटिंग मैंने कराया, जिस तरीके से मैंने आपको समझाया है, उसके साथ साथ आप इन पैराग्राफ्स को भी रीड करेंगे। मिलेगा आपको एक्स्ट्रा कुछ भी नहीं, जितना ज़रूरी है, जितना थिंग्स हैं, जो की पॉइंट्स आपको रिटेन करने चाहिए, वो मैंने यहाँ नोट करा दिया है। अब आपको बाकी सारी चीज़ें ऑटोमेटिकली समझ आएंगी। दूसरा रहेगा डेफिनेशन ऑफ इंटरनल ऑडिट। अब सेकंड जो हमारा एस्पेक्ट रहेगा वो रहेगा डेफिनेशन से कनेक्टेड। हम डेफिनेशंस को यहां पर कवर अप कर लेते हैं। अब मैं आपसे इंटरनल ऑडिट के डेफिनेशन की बात करने वाला हूं, मीनिंग एंड डेफिनेशन ऑफ इंटरनल ऑडिट। इनका कहना है इंटरनल ऑडिट इज एन इंडिपेंडेंट, ऑब्जेक्टिव एंड कंसल्टिंग एक्टिविटी। ध्यान से सुनना, इंडिपेंडेंट एक्टिविटी है, ऑब्जेक्टिव एक्टिविटी है, कंसल्टिंग एक्टिविटी है। तीनों की हम बात कर लेते हैं। ये इंडिपेंडेंट क्या होता है, ऑब्जेक्टिव क्या होता है और कंसल्टिंग क्या होता है। अगर मैं इंडिपेंडेंट की आपसे बात करता हूं, ध्यान से सुनना, आप मेरे से पढ़े, मैंने बोला बेटा मेरी एक कंपनी है और आप अच्छे खासे कंपनी सेक्रेटरी हो, आप एक काम करो, मैं अपनी कंपनी का खुद ऑडिट नहीं कर सकता, आप मेरी कंपनी का ऑडिट कर दीजिए।
बच्चे ने कहा जी सर बिल्कुल कर देंगे, इसमें कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। मैंने कहा ठीक है जी, मैं आपको सेकंड ऑडिट रिपोर्ट बना के ला के दे दूंगा, बस आप सिग्नेचर कर देना। बच्चा बोला सर मैं ऐसे कैसे कर सकता हूँ, मुझे चेक करना पड़ेगा ना। मैंने कहा बेटा सारा चेक करना मैंने ही तो सिखाया तुम्हें, अब तुम मुझे सिखाओगे कैसे चेक करना, मैंने चेक कर लिया, तुम साइन कर दो। बच्चा कह रहा है सर अजीब है, मैं आपसे मना नहीं कर सकता। आपको अंदर से लग रहा होगा यार टीचर है कैसे मना करें, इतना पढ़ाया, हमें सीएस बनाया, साइन कर ही देते। मेरी जगह आपके फादर होते, आप उनको भी ऐसे नहीं करते, साइन कई बार करना पड़ जाता, यस या नो, बट नहीं करेंगे। इंडिपेंडेंस जहां अफेक्ट होगी वहां सिग्नेचर नहीं कर सकते। मना कर दो जी मैं इस काम को नहीं कर सकता, मेरा इंडिपेंडेंस अफेक्ट होगा। तो इंटरनल ऑडिट इंडिपेंडेंट होना चाहिए, पहली बात। आप ऐसी जगह इंटरनल ऑडिट नहीं करेंगे जहां आपको प्रेशराइज फील किया जाता हो, या आपको प्रेशर फील होता हो, या आप अपनी इंडिपेंडेंट ओपिनियन नहीं दे पा रहे हैं, गलत को गलत सही को सही नहीं बोल पा रहे हैं आप, तो ऐसी जगह आप इंटरनल ऑडिट नहीं करेंगे। तो इंटरनल ऑडिट क्या है, एक इंडिपेंडेंट है, इंडिपेंडेंट एग्जामिनेशन है। दूसरा ऑब्जेक्टिव, इंडिपेंडेंट एश्योरेंस, या फिर दूसरा बोलेंगे ऑब्जेक्टिव एश्योरेंस। दैट मीन्स इंटरनल ऑडिट में जो आप रिपोर्टिंग कर रहे हो वो रिपोर्टिंग कैसी होनी चाहिए, ऑब्जेक्टिव होनी चाहिए, टू द पॉइंट होनी चाहिए। सर ये ऑब्जेक्टिव क्या होता है, बहुत अच्छे से सुना है आपने। दो तरीके के पेपर होते हैं, बच्चे जानते हैं। हाँ जी बच्चों, बच्चे बता रहे हैं, बच्चे कैसे कितने तरीके के पेपर होते हैं, दो तरीके के, सब्जेक्टिव पेपर, एक ऑब्जेक्टिव पेपर। सब्जेक्टिव पेपर में क्वेश्चन पूछा जाता है, लिखना क्या नहीं लिखना, क्या लिखना है, वो जितना भी राइटिंग है वो डिपेंड हमारे ऊपर करता है। किसी में पता चला हमने 4 पेज भर दिए तो किसी में 2 लाइन लिख करके छोड़ दिया, यस या नो। ऑब्जेक्टिव पेपर में क्या ऐसा करते हो? बच्चे कह रहे हैं सर ऑब्जेक्टिव में ऐसा नहीं कर पाते, सब्जेक्टिव में कर पाते हैं ऐसा। ऑब्जेक्टिव में तो 4 ऑप्शन आते हैं, 4 में से कोई एक ही टिक करना होता है। ऐसा तो नहीं करते कि 5वां ऑप्शन अपनी तरफ से बना दिया और नीचे आंसर बोला 5वां, 5th नंबर। ABCD तो थे, हमने E और बना दिया और E पर टिक कर दिया, ऐसा करते हो क्या? नहीं करते हो। ऑब्जेक्टिव मतलब जो है, जो प्रोसीजर प्रेस्क्राइब्ड है, जो मेथड प्रेस्क्राइब है, उस मेथड के अकॉर्डिंगली हमने सिलेक्शन करना है और वहां आंसर करना है। इंटरनल ऑडिट में भी आपकी जो अप्रोच होनी चाहिए वो ऑब्जेक्टिव एश्योरेंस होना चाहिए, टू द पॉइंट एश्योरेंस होना चाहिए। जिस मैकेनिज्म में एश्योरेंस दिया जा रहा है, जिस मैकेनिज्म में रिपोर्टिंग होती है, उसी मैकेनिज्म में रिपोर्टिंग आपकी होनी चाहिए। कंसल्टिंग एक्टिविटी, क्योंकि इंटरनल ऑडिट में आप मैनेजमेंट को सजेशन भी देते हो कि इन पर्टिकुलर एरियाज में आपके ये सिस्टम ठीक नहीं चल रहे हैं, ये प्रॉब्लम यहाँ पर दिखाई दे रही है, इनको आप करेक्ट करिए, ठीक कीजिए। तो एक तरीके से हम इंटरनल ऑडिट को एक इंडिपेंडेंट एग्जामिनेशन कह सकते हैं, एक ऑब्जेक्टिव एश्योरेंस कह सकते हैं, और कंसल्टिंग एक्टिविटी भी कह सकते हैं। ये क्यों किया जाता है इंटरनल ऑडिट? तो आगे लिखा डिजाइन टू ऐड वैल्यू। इंटरनल ऑडिट अगर हम करवाते हैं तो इसका क्या फायदा होता है? वैल्यू एडिशन होता है, हमारे लॉसेस कम हो जाते हैं, प्रॉफिट्स बढ़ जाते हैं। दैट मीन्स बिजनेस में जो मैनिपुलेशंस, जो गड़बड़ होने वाली होती है वो रुक जाती है। तो कहीं ना कहीं एक तरीके से स्पेशल वैल्यू एडिशन होता है। दूसरा, इंप्रूव हो जाता है ऑर्गेनाइजेशंस ऑपरेशंस, यानी हमारे जो ऑर्गेनाइजेशंस के ऑपरेशंस हैं वो बेटर ढंग से होते हैं, वो अच्छे ढंग से होते हैं। दैट मीन्स वो इंप्रूव्ड मैनर में वो सारी की सारी वर्किंग चल रही होती है। तो मैंने आपसे बात किया यहां पर डिजाइन टू ऐड वैल्यू और इंप्रूव एन ऑर्गेनाइजेशंस ऑपरेशंस। इंटरनल ऑडिट की मैं बात कर रहा हूं बच्चों आपके साथ में। मैंने यहां बात किया इंडिपेंडेंट एग्जामिनेशन होगा, ऑब्जेक्टिव एश्योरेंस रहेगा, दूसरा कंसल्टिंग एक्टिविटी रहेगी। और ये क्यों किया जाता है? क्योंकि ये वैल्यू एडिशन के लिए किया जाएगा, ऑर्गेनाइजेशंस ऑपरेशंस को बेटर बनाने के लिए किया जाएगा। साथ ही साथ अगर मैं इंटरनल ऑडिट की बात करूं, इंटरनल ऑडिट ऑल्सो हेल्प एन ऑर्गेनाइजेशंस। अगर हम इंटरनल ऑडिट की बात करते हैं तो ऑर्गेनाइजेशंस को क्या कर रहा होता है? ये हेल्प कर रहा होता है टू फुलफिल इट्स ऑब्जेक्टिव बाय एवेल्युएट एंड इम्प्रूव। इनका कहना है इंटरनल ऑडिट एक ऑर्गेनाइजेशंस के जो गोल होते हैं, जो ऑब्जेक्टिव्स होते हैं, अगर हम बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन के बेसिक गोल्स और ऑब्जेक्टिव की बात करें तो प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन और वेल्थ मैक्सिमाइजेशन, या तो हमने प्रॉफिट बढ़ाना है या फिर अपने बिजनेस की वेल्थ को इंक्रीज करना है। मोस्ट ऑफ द टाइम पर कहीं ना कहीं बाकी सारे ऑब्जेक्टिव को कंसीडर करते हुए अपने वेल्थ को या प्रॉफिट्स को बढ़ाना कहीं ना कहीं उनके ऑब्जेक्टिव्स होते हैं।
तो इंटरनल ऑडिट उन ऑब्जेक्टिव को अचीव करने में मदद करता है। लेकिन जब वो इंटरनल ऑडिट्स बिजनेस के सर्टेन ऑब्जेक्टिव को अचीव करने में, ऑर्गेनाइजेशन के सर्टेन ऑब्जेक्टिव्स को अचीव करने में हेल्प करता है, तो वो एवेल्युएट करता है और इंप्रूव करता है। किन किन एस्पेक्ट को वो एवेल्युएट करेगा? इफेक्टिवनेस ऑफ द रिस्क मैनेजमेंट। एक बिजनेस के रिस्क मैनेजमेंट सिस्टम कैसे हैं? सर पहले रिस्क की बात कर लेते हैं। ये रिस्क क्या होती है? क्या रिस्क का मतलब ऑलवेज लॉस होता है? नहीं, रिस्क का मतलब ऑलवेज लॉस नहीं होता। अगर रिस्क ज्यादा है तो ज्यादा प्रॉफिट भी हो सकता है, और रिस्क ज्यादा है तो लॉस भी ज्यादा हो सकता है। यस या नो? गैम्बलिंग होता है, क्या होता है? 100% रिस्क ही तो होता है। अगर जीत गए तो बहुत सारे पैसे आए, और हार गए तो सारे के सारे पैसे चले गए। तो अगर बिजनेस में कहीं ना कहीं रिस्क है तो उसका प्रॉपरली मैनेजमेंट होना चाहिए और इफेक्टिवली मैनेजमेंट होना चाहिए। जैसे रिस्क हमारी कम से कम हो और रिटर्न हमें रिस्क के कंपैरिजन में ज्यादा मिले। कंट्रोल प्रोसेस, बिजनेस में बिजनेस एक्टिविटी को कहीं ना कहीं मॉनिटर करने के लिए, बिजनेस एक्टिविटीज को बेटर ढंग से चलाने के लिए हम उन पर सर्टेन टाइप के कंट्रोल भी लगा रहे होते हैं। जैसे आपके पेरेंट्स जब घर से बाहर जाते हैं तो पड़ोसी को बता के जाते हैं कि हमारे बच्चे घर में अकेले हैं, जरा देखते रहना, शोर शराबा ना करें। तो वो घर से बाहर भी गए लेकिन फिर भी कंट्रोल लगा करके आपके ऊपर चले गए। छोटे भाई से बड़े के बारे में बता के गए कि जब ये शरारत करे या अपना मोबाइल चलाए, पढ़ना पड़े तो मुझे बता देना। छोटा बड़े को देख रहा है चौधरी की तरह, और बड़े से छोटे के बारे में बता के जाते हैं कि ये शोर का शराबा करे, इधर उछल कूद करे, इसकी चाटा लगा देना, पिटाई कर देना। दोनों का कंट्रोल लगा के चले गए। मालूम था बड़ा इसका पिटाई जरूर करेगा, छोटा वाला आते हुए सारे बड़े की सारी एक्टिविटी बता देगा घर पर जैसे हम पहुंचेंगे। ये भी एक कंट्रोल लगाने का तरीका होता है। तो सेम वे बिजनेस में भी कंट्रोल लगाए जाते हैं, क्योंकि एक बिजनेसमैन जो बहुत बड़े लेवल पे बिजनेस चला रहा है, वो मुंबई में बैठा है, कोलकाता में बैठा है, चेन्नई में बैठा है, तो ऐसी जगह पर बैठा हुआ है और वहां से ऑल ओवर इंडिया को अगर देख रहा है तो कैसे देख पाएगा, कैसे कंट्रोल कर पाएगा? उसके 1000 से ज़्यादा सेंटर्स चल रहे हैं। इन दैट पर्टिकुलर केसेस में वहां पर कंट्रोल मैकेनिज्म हमारे अच्छे होते हैं। तो जो कंट्रोल प्रोसेस है कहीं ना कहीं उन्हें इवेल्युएट करना और उन्हें इंप्रूव करना, ये भी इंटरनल ऑडिट का एस्पेक्ट रहेगा। और जब ये इंटरनल ऑडिट इन सारे मुद्दों पर अच्छे से काम करता है तो ऑर्गेनाइजेशंस के ऑब्जेक्टिव अचीव होते हैं। गवर्नेंस प्रोसेस, गवर्नेंस की अगर हम बात करते हैं तो हर एक बिजनेस को चलाने के तौर तरीके अलग होते हैं। हर एक बिजनेस का कल्चर एक तरीके से अलग होता है। बिजनेस किस तरीके से चलेगा, टॉप मैनेजमेंट से कम्युनिकेशन किस तरीके से होगा, अगर हम सेम लाइन ऑफ मैनेजमेंट की बात करें तो उनमें आपस में कम्युनिकेशन कैसे होगा, ठीक है। तो बाकी सारी एक्टिविटीज़ में को किस तरीके से परफॉर्म किया जाएगा, एक ओवरऑल प्रोसीजर है, एक कह सकते हैं हम ऑर्गेनाइजेशंस के जो मैनुअल्स होते हैं उनके अकॉर्डिंगली काम चल रहा होता है। तो गवर्नेंस प्रोसेस की अगर हम बात करें तो द वे ऑफ एक्टिंग एनी बिजनेस या वे ऑफ वर्किंग एनी बिजनेस इज नोन एज गवर्नेंस प्रोसेस। तो गवर्नेंस कैसी है किसी बिजनेस की, गवर्नेंस कैसी है, गवर्नेंस प्रोसेस कैसे हैं, अगर वो गवर्नेंस प्रोसेस प्रॉपरली ठीक से चल रहे हैं या नहीं चल रहे हैं, इन सारे मुद्दों को कौन देखेगा? इंटरनल कंट्रोल, इंटरनल ऑडिट ही इन सारे एस्पेक्ट को यहाँ पर कवर अप करके चले। सर्टेन से ऑपरेशंस और हमारे ऐसे सिस्टम जो हमें इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करने का काम करते हैं, उन सारे सिस्टम्स को भी एवेल्युएट करना और अगर उनमें कोई कमी है तो इंप्रूव करना, ये इंटरनल ऑडिट का ही एक तरीके से वर्क रहेगा। इंटरनल ऑडिट की बात करें तो इंटरनल ऑडिट ऑर्गेनाइजेशंस के ऑब्जेक्टिव को अचीव करने का काम करता है, अचीव करने में हेल्प करता है, और इसलिए वो एवेल्युएट करता है और इंप्रूव करता है सर्टेन से एस्पेक्ट को। और जब ये सर्टेन से एस्पेक्ट को एवेल्युएट कर रहा होता है या इंप्रूव कर रहा होता है तो वो इसमें इंश्योर करता है कि किस रेफरेंस में उन्हें एवेल्युएट करना है या किस रेफरेंस में एवेल्युएट करना है। ये सारे एस्पेक्ट की अगर हम बात करें, इनका इफेक्टिवनेस बेटर होना चाहिए, साथ ही साथ इनकी एफिशिएंसी भी बेटर होनी चाहिए। दैट मीन्स इन्हीं सारे मुद्दों की अगर हम बात करें, इंटरनल ऑडिट में क्या होता है कि हमारा इफेक्टिवनेस हमारी बेटर होनी चाहिए और एफिशिएंसी भी बेटर होनी चाहिए। दूसरा, रिलायबिलिटी और इंटीग्रिटी बढ़ जाए इंफॉर्मेशन की, उन पर ज़्यादा से ज़्यादा विश्वास हो पाए। इंटीग्रिटी मतलब हम कह सकते हैं कि कई बार किसी की इंटीग्रिटी खराब होती है तो उस पर यकीन नहीं होता आपको, बोलते हैं कि तुम्हारा तो इंटीग्रिटी का कोई भरोसा नहीं, कभी कुछ बोलते हो कभी कुछ बोलते हो। ऐसा नहीं होना चाहिए। रिलायबिलिटी इंक्रीज हो जाए, इंटीग्रिटी इंक्रीज हो जाए,
ऐसे मुद्दे हमें देखने पड़ते हैं। सेफ गार्डिंग ऑफ असेट्स, हमारी असेट्स प्रोटेक्टेड हो जाए, कंप्लायंस विद द लॉ रेगुलेशन एंड कॉन्ट्रैक्ट्स, इन सारे मुद्दों पर हम इन सारे के सारे क्राइटेरिया को एनालाइज कर रहे होते हैं। तो अगर हम मोटे मोटे तौर पर इंटरनल ऑडिट के मीनिंग्स की अगर हम बात करते हैं, मीनिंग्स एंड डेफिनेशंस की अगर हम बात करते हैं, तो इंटरनल ऑडिटिंग एक इंडिपेंडेंट ऑब्जेक्टिव और कंसल्टिंग एक्टिविटी है। क्यों किया जाता है? सर्टेन सी वैल्यू एडिशन के लिए और इम्प्रूव कर देता है ऑर्गेनाइजेशंस ऑपरेशंस को। इंटरनल ऑडिट की अगर हम बात करें तो हेल्प करता है ऑर्गेनाइजेशंस के ऑब्जेक्टिव को फुलफिल करने में, साथ ही साथ ऑफ इट्स ऑब्जेक्टिव बाय इवेल्युएट एंड इम्प्रूव सर्टेन एक्टिविटीज in relation to effectiveness, efficiency, reliability, integrity, safeguarding of assets, compliance with law and regulation and contract। ये सारी डेफिनेशन हमने यहाँ पर इंटरनल ऑडिट का कवर अप करने का प्रयास किया। मोटे मोटे तौर पर देसी भाषा में अगर हम बात करें, इंटरनल ऑडिट की अगर हम बात करें, तो इंटरनल ऑडिट एक ऐसा एग्जामिनेशन होता है जो ड्यूरिंग द ईयर चल रहा होता है, वर्क होता जाता है, अकॉर्डिंगली इंटरनल ऑडिट उनका होता रहता है। वहाँ पर कई बार वर्किंग को देखा जाता है, कंट्रोल इन्वायरमेंट है उन सारे एस्पेक्ट को देखा जाता है, जो रिस्क हैं उन्हें असिस्ट किया जाता है, प्रॉपरली असिस्ट किया गया नहीं किया गया, इन सारे एस्पेक्ट को देखा जाता है। मैनेजमेंट ने जो अकाउंटिंग सिस्टम बनाया वो प्रॉपर है या नहीं है, उन सारे एस्पेक्ट को कंसीडर किया जाएगा। जहाँ भी नेसेसरी सजेशन की जरूरत पड़ेगी वो इंटरनल ऑडिटर कहीं ना कहीं मैनेजमेंट को, ऑडिट कमेटी को, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स को, जो भी कहीं ना कहीं रिपोर्टिंग अथॉरिटी होगी उस पर्टिकुलर रिपोर्टिंग अथॉरिटी को रिपोर्ट करेगा। ये सारे काम हमारे इंटरनल ऑडिटर के रहेंगे। मीनिंग एंड डेफिनेशन ऑफ इंटरनल ऑडिट की हमने बात करी। अगला हमारा मुद्दा है इंटरनल ऑडिट अंडर द कंपनी एक्ट 2013। अभी मैं आपसे बात कर रहा था कि हमने इंटरनल ऑडिट अंडर द कंपनी एक्ट 2013 की बात करनी है। तो इंटरनल ऑडिट अंडर द कंपनी एक्ट 2013 में ये आपको बताया गया है कि कौन कौन सी ऐसी कंपनीज हैं जिनको इंटरनल ऑडिट कराना और कौन कौन सी ऐसी कंपनीज हैं जिनको इंटरनल ऑडिट नहीं कराना। एग्जामिनेशन के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट रहेगा, ये पर्टिकुलर सा एस्पेक्ट रहेगा। तो इस प्रोविजन को जरा देखते हैं। सेक्शन 138 में प्रेस्क्राइब्ड है इंटरनल ऑडिट की रिक्वायरमेंट। इंटरनल ऑडिट अंडर कंपनी एक्ट 2013 गिवन इन सेक्शन 138। सेक्शन 138 से लेकर के सेक्शन 148 तक ऑडिट के सेक्शन है। जो हम बात करते हैं सेक्शन 138 से लेकर 148 तक ऑडिट के सेक्शन है। 138 इंटरनल ऑडिट है तो 148 आपका कॉस्ट ऑडिट है। और सेक्शन 204 में बात करते हैं तो वो सेक्रेटल ऑडिट आ जाता है, मतलब एक ही ऑडिट का सेक्शन अलग से, जैसे सेक्शन 204 दे रखा है, थोड़ा सा उसे दूर कर दिया गया है। बाकी सारे बाकी सारे सेक्शन एक स्लॉट में, एक ऑर्डर में, सेक्शन 130 से लेकर सेक्शन 148 तक। 138 से शुरुआत होती है, इंटरनल ऑडिट है, और 148 पर जाके एंड होता है जिसमें आपका कॉस्ट ऑडिट है। तो इंटरनल ऑडिट की हमें बात करनी है, कौन कौन सी एंटिटीज के लिए इंटरनल ऑडिट कराया जाना जरूरी है, ये सारे एस्पेक्ट हमने यहां पर सीखने। तो इंटरनल ऑडिट की अगर मैं बात करूं तो कंपनी 2013 के अकॉर्डिंगली कहीं ना कहीं से गवर्न किया जाता है, और कंपनी 2013 का सेक्शन 138 यहाँ पर डिफाइन करता है कि कौन कौन सी कंपनी इंटरनल ऑडिट कराएगी। बच्चों, इसका जो रिक्वायरमेंट है, इसका कई बार लिमिट्स में हम कंफ्यूज होते रहते हैं। लिमिट्स याद करने का एक यूनिक तरीका मैं आपको बताऊंगा। एग्जामिनेशन में वही थोड़ा सा गड़बड़ हो जाता है, 25 लाख, 50 लाख, 100 लाख है, करोड़ है, 200 है, 500 है, इन्हीं में हम घूमते रह जाते हैं। अच्छा भला याद करके जाते हैं लेकिन वहाँ गड़बड़ करके आ जाते हैं। तो थोड़ा सा टेक्निक भी हमें जरूरी है एग्जाम वाले टाइम पर कंसेप्ट याद दिलाने के लिए। ऑर्डर मिसमैच हो जाता है, डिपॉजिट की जगह पेडअप लिख दिया, पेडअप की जगह लोन एंड बोरोइंग लिख दिया, टर्नओवर लिख दिया, ऐसा गड़बड़ हम करके चले जाते हैं। तो इंटरनल ऑडिट की मैं बात करूं, इंटरनल ऑडिट हैज बीन मैंडेटरी फॉर द फॉलोइंग क्लासेस ऑफ द कंपनी। रूल 13 ऑफ द कंपनी अकाउंट्स रूल 2014, रूल नंबर 13 है, और कंपनी अकाउंट्स रूल 2014 की हम बात कर रहे हैं। तो एवरी लिस्टेड कंपनी, हर एक लिस्टेड कंपनी को इंटरनल ऑडिट मैंडेटरली कराना पड़ेगा। दैट मीन्स अगर हमसे एग्जामिनेशन में क्वेश्चन पूछा जाए क्या लिस्टेड कंपनी को इंटरनल ऑडिट कराना पड़ेगा, तो आंसर हमारा क्या होना चाहिए? यस में होना चाहिए। लेकिन अगर उसकी जगह अनलिस्टेड पब्लिक कंपनी है तो उसका क्या रिक्वायरमेंट है? याद दिलाने का तरीका मैं आपको बता रहा हूँ। जैसे हमारे यहाँ पर जैसे दिल्ली में बात करें तो दिल्ली में दिल्ली पुलिस रहती है, यूपी की हम बात करें उत्तर प्रदेश पुलिस होती है,
ठीक है, एमपी पुलिस होती है, मुंबई पुलिस होती है, हर जगह पुलिस इंटरनली क्या करती है, स्टेट को रेगुलेट करती है। तो इंटरनल ऑडिट में मैं इंटरनली रेगुलेट करने वाली पुलिस का एग्जांपल ले रहा हूँ। बेटा डीपी का मतलब शॉर्ट फॉर्म मैंने यहाँ बनाया दिल्ली पुलिस, डीपी मतलब दिल्ली पुलिस। लठ समझते हो ना, जिससे पुलिस पिटाई करती है, उसे बोलते हैं लठ। दिल्ली पुलिस एल फॉर लठ हो गया और टी फॉर हो गया तोड़ना। जब कोई बदतमीजी करता है, जब कोई क्राइम करता है तो उस पर लठ तोड़े जाते हैं, यस या नो। तो दिल्ली पुलिस लठ तोड़ती है, और लठ को हमने एल से लिया और टी को हमने तोड़ने को हमने टी से लिया। दिल्ली पुलिस लठ तोड़ती है, रिक्वायरमेंट हमारी खत्म हो गई। अब दूसरे साइड में हम बात करें, दिल्ली पुलिस लठ तोड़ती है तो डी, पी फॉर पुलिस, एल फॉर लठ, टी फॉर तोड़ना। अब ऑन द अदर हैंड जो हम बात करेंगे, ऐसे रेट रखो 25, 50, 100, 200, 25, 50, 100 एंड 200। अब ऑर्डर में डी के सामने कितना आएगा 25, पी के सामने कितना आएगा 50, एल के सामने कितना आएगा 100 और टी के सामने कितना आएगा 200। एक ऑर्डर बना दिया मैंने इसका। देखो 25 का डबल 50, 50 का डबल 100, 100 का डबल 200, हर बार डबलिंग में चल रहा है। इधर क्या है DPLT। अब DPLT का रियल नाम सुनो, D फॉर डिपॉजिट, P फॉर पेड अप कैपिटल, L फॉर लोन और बोरोइंग, T फॉर टर्नओवर। यस या नो। तो DPLT में है क्या, 25, 50, 100, 200, 25 का डबल 50, 50 का डबल 100, 100 का डबल 200। करोड़ में हम बात कर रहे हैं DPLT। तो डिपॉजिट कितना होना चाहिए 25 करोड़ और मोर, पेडअप कितना होना चाहिए 50 करोड़ और मोर, लोन कितना होना चाहिए, लोन और बोरोइंग 100 करोड़ और मोर, टर्नओवर कितना होना चाहिए 200 करोड़ और मोर। अनलिस्टेड कंपनी के लिए 4 रिक्वायरमेंट है, इन चारों में से कोई भी रिक्वायरमेंट फुलफिल हो जाती है, क्योंकि और लगा है, ये ब्रैकेट में यहां पर लगा रखा है ना, और इन चारों में से कोई भी एक रिक्वायरमेंट पूरा हो जाए, चारों में और लगा रखा है। एवरी अनलिस्टेड पब्लिक कंपनी को मैंडेटरी ऑडिट कराना पड़ेगा अगर डिपॉजिट 25 करोड़ और मोर हो जाती है, या फिर पेड अप कैपिटल 50 करोड़ और मोर हो जाती है, या फिर लोन और बोरोइंग 100 करोड़ और मोर हो जाती है, या फिर टर्नओवर 200 करोड़ और मोर हो जाता है। इन दैट पर्टिकुलर केस आपको क्या कराना पड़ेगा, ऑडिट कराना पड़ेगा। कौन सा वाला ऑडिट, बच्चे कह रहे हैं इंटरनल ऑडिट। लेकिन ये रिक्वायरमेंट कब की चेक करनी है, करंट ईयर या प्रीसीडिंग ईयर या प्रीसीडिंग टू प्रीसीडिंग ईयर, कब का चेक करना है। बच्चे कह रहे हैं सर लिखा है ना ड्यूरिंग प्रीसीडिंग फाइनेंशियल ईयर। प्रीसीडिंग फाइनेंशियल ईयर में हमने चेक करना है ये रिक्वायरमेंट अगर फुलफिल हो रही है, इन चारों में से कोई एक भी रिक्वायरमेंट फुलफिल हो रही है, बच्चे कहते हैं चारों की चारों फुलफिल हो जाए तो कोई प्रॉब्लम वाली बात नहीं, अच्छी बात है। 2 फुलफिल हो जाती तो भी अच्छी बात है। अगर कोई एक भी रिक्वायरमेंट फुलफिल हो जाती है तो भी इंटरनल ऑडिट कराना पड़ेगा। यस या नो। बच्चे कह रहे हैं जी सर समझ आ गया। बच्चे कह रहे चलो ठीक है सर, लिस्टेड कंपनी का समझ आया, आपने बोला कि इन एनी केस लिस्टेड कंपनी को इंटरनल ऑडिट कराना पड़ेगा। अनलिस्टेड पब्लिक कंपनी का भी समझ आ गया कि डिपॉजिट 25 करोड़ या उससे ज्यादा हो, पेड अप कैपिटल 50 करोड़ या उससे ज्यादा हो, लोन और बोरोइंग 100 करोड़ या उससे ज्यादा हो, टर्नओवर 200 करोड़ या उससे ज्यादा हो। व्हाट अबाउट द प्राइवेट कंपनी, प्राइवेट कंपनी का कहीं ना कहीं निमोनिक्स बना के दिखाओ, प्राइवेट कंपनी की कोई टेक्निक बना के दिखाओ तो जाने। मैंने कहा बेटा ये लो जादू, दिल्ली पुलिस को हटा दो, बस लठ तोड़ने को रहने दो। दिल्ली पुलिस क्या थी, डी और पी ऊपर से, दिल्ली पुलिस को हटाना है, बाकी सारा रिक्वायरमेंट यहां बना रहेगा। रिक्वायरमेंट क्या है, एल और टी, एवरी पब्लिक कंपनी, एल फॉर लोन एंड बोरिंग। तो दिल्ली पुलिस की अगर बात करें 25-50 था ना, तो ये भी इग्नोर करना पड़ेगा। लोन और टर्नओवर की बात करें 100 करोड़ और 200 करोड़, बाकी सारा सेम रहेगा ड्यूरिंग द प्रीसीडिंग फाइनेंशियल ईयर। यस या नो। अभी इन्हीं सारी रिक्वायरमेंट्स को जरा एक बार हम एक्ट में देखते हैं, फिर देखते हैं कि जो हमने बड़े शॉर्ट में इन सारे मुद्दों को यहाँ पर सीखने का प्रयास किया, क्या एक्ट में यही रिक्वायरमेंट इसी तरीके से मेंशन है। जी बिल्कुल सेम तरीके से मेंशन रहेंगी, बट थोड़ा सा क्या है कि उन्हें एलोबरेट करके एक एक बात बतानी होती है। थोड़ा सा हम घूम भी सकते हैं, लेकिन यहाँ पर क्या हमने सीधा सीधा फंडामेंटली उन्हें करेक्ट कर लिया। द कंसेप्ट ऑफ द ऑडिट हैज बीन रिकॉग्नाइज्ड एज ए स्टैट्यूटरी एक्सरसाइज अंडर द सेक्शन 138 ऑफ द कंपनी एक्ट 2013
एंड हैज़ बीन मेड मैंडेटरी। कंपनी एक्ट 2013 के अकॉर्डिंगली अगर सेक्शन 138 की रिक्वायरमेंट पूरा होता है तो इन दैट पर्टिकुलर केस ऑडिट कराना होगा। ऑडिट कराना एज पर रूल 13, इन्होंने यहाँ पर कंडीशन बता दी कि रूल 13 के अकॉर्डिंगली कौन कौन से केसेस में ऑडिट कराना पड़ेगा। तो 138 में इंटरनल ऑडिट प्रेस्क्राइब है, लेकिन जो जो लिमिट है वो कहाँ पर बनाया गया, इन्होंने रूल 13 में वो लिमिट बना दी। इन्होंने बोला कि एज पर रूल 13 ऑफ द कंपनी अकाउंट्स रूल 2014 द फॉलोइंग क्लासेस ऑफ कंपनी शैल बी रिक्वायर्ड टू अपॉइंट एन इंटरनल ऑडिटर विच मे बी आइदर एन इंडिविजुअल, या तो वो एक इंडिविजुअल हो सकता है, या पार्टनरशिप फर्म हो सकती है, या कोई बॉडी कॉर्पोरेट हो सकती है। भाई ऑडिट करने वाला या तो एक इंडिविजुअल पर्सन होगा, या फर्म के नाम से ऑडिट कर रहा होगा, या एक यहाँ पर बॉडी कॉर्पोरेट के नाम से ऑडिट कर रहा होगा। वो तो एक ऑडिटर के पॉइंट ऑफ व्यू से इन्होंने बताया। नेमली अगर हम बात करें इंटरनल ऑडिट किस किस को कराना, लिस्टेड कंपनी को कराना है, एवरी अनलिस्टेड पब्लिक कंपनी हैविंग पेड अप शेयर कैपिटल ऑफ 50 करोड़ रुपीज और मोर ड्यूरिंग द प्रीसीडिंग फाइनेंशियल ईयर। अब देखो हमने 25, 50, 100, 200, लेकिन इन्होंने पहले पेड अप की बात कर ली, फिर इन्होंने टर्नओवर की बात करी, फिर ये लोन और बोरोइंग की बात करेंगे, फिर ये डिपॉजिट की बात करेंगे, लेकिन हमने एक ऑर्डर में रख लिया था 25, 50, 100, 200 DPLT। तो डिपॉजिट को हमने टॉप पे रख दिया, तो डिपॉजिट को इन्होंने सबसे लास्ट में यहाँ पर मेंशन किया है। बात कोई नहीं है, हमें तो सारी कंडीशन बतानी, कंडीशन हमको याद रहनी चाहिए, कंडीशन करेक्ट हम बता पाए। पेड अप शेयर कैपिटल ऑफ 50 करोड़ रुपीज और मोर ड्यूरिंग द प्रीसीडिंग फाइनेंशियल ईयर, और इस रिक्वायरमेंट को या इसके अलावा टर्नओवर ऑफ 200 करोड़ रुपीज और मोर ड्यूरिंग द प्रीसीडिंग फाइनेंशियल। वहां टर्नओवर हमारा कितना था 200, DPLT, टी सबसे लास्ट में था, 25, 50, 100, 200। आगे हम बात करें आउटस्टैंडिंग लोन्स एंड बोरोइंग। तो आउटस्टैंडिंग लोन्स एंड बोरोइंग में मैंने यहाँ पर लोन्स और बोरोइंग ही टर्म लिया है, सिर्फ आउटस्टैंडिंग नहीं लिया, तभी तो हमने वहाँ एल वर्ड लिया था, लोन्स एंड बोरोइंग। सेम वे आउटस्टैंडिंग डिपॉजिट में भी सिर्फ मैंने डिपॉजिट वर्ड लिया है, आउटस्टैंडिंग वर्ड वहाँ पर यूज नहीं किया। जाहिर सी बात है, लोन और बोरोइंग है तो आउटस्टैंडिंग ही होंगे, डिपॉजिट है तो आउटस्टैंडिंग ही होंगे। अब जो लोन अगर पे हो गया तो फिर वो लोन कहाँ रहा, तो इसलिए मैंने वो कॉमन वर्ड है उसे हटा दिया, जिससे निमोनिक्स थोड़ा सा बेटर बन पाए और थोड़ा मज़ा भी आ पाए निमोनिक्स में, लठ तोड़ना जैसा वर्ड बन पाए। यस या नो? बच्चे कह रहे हैं हाँ बहुत मज़ा आया सर। हमने बात किया डिपॉजिट की, अगर हम बात करें लोन और बोरोइंग की बात करें तो लोन और बोरोइंग इन्होंने बोला बैंक और फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन, जाहिर सी बात है बैंक फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन लेंगे एक्सीडिंग 100 करोड़ रुपीज और मोर एट एनी पॉइंट ऑफ टाइम ड्यूरिंग द प्रीसीडिंग फाइनेंशियल ईयर। यहां पर अगर हम बात करें, हमने यहां पर एक वर्ड यूज किया एट एनी पॉइंट ऑफ टाइम, क्योंकि लोन और बोरोइंग में होता क्या है कि कभी लोन ज्यादा हो गया तो कभी रीपे कर दिया तो कम हो गया। इनका कहना है ड्यूरिंग द फाइनेंशियल ईयर, किसी भी पॉइंट ऑफ टाइम पर अगर लोन जो हमारा हो जाता है, कितना लोन 100 करोड़ रुपीज और मोर। एक बार 100 करोड़ रुपीज है उससे ज़्यादा हो गया, बाद में अगर डाउन भी हो गया तो भी हम ये एज्यूम करेंगे कि हमारी कंडीशन सेटिस्फाइड हो गई। सेम वे डिपॉजिट में इन्होंने यूज किया डिपॉजिट ऑफ 25 करोड़ रुपीज और मोर एट एनी पॉइंट ऑफ टाइम ड्यूरिंग द प्रीसीडिंग फाइनेंशियल ईयर। ये मुद्दे हमने यहां पर कवर अप करे इस पर्टिकुलर कंडीशंस में। प्राइवेट कंपनी के लिए दो कंडीशंस को रिपीट कर दिया, टर्नओवर का और आउटस्टैंडिंग लोन्स एंड बोरोइंग्स का। बाकी सारे रेस्ट पॉइंट हमने पॉइंट टू भी नोटेड के तौर पर यहाँ पर मेंशन कर लिए शॉर्ट में। अब हम नोटिंग से ही पढ़ लेंगे। बाकी मैंने आपको फील करा दिया कि कंटेंट वहाँ पे कुछ नया नहीं है, बट वहाँ पर क्या है कि हम उसे पैराग्राफ में पढ़ेंगे तो मज़ा नहीं आएगा, कई बार रिटेन नहीं रहता, और यहाँ पर वेरी शॉर्ट में करेक्ट्स में नोटिंग हमारे को रिटेन हो जाता है, और एग्जामिनेशन में हमको की पॉइंट ही याद नहीं आता। दिक्कत वाली बात ये है, अगर हमको की पॉइंट इतना सा मालूम हो तो उतना तो हम लिख सकते हैं। दूसरा मैं आपसे बात करने वाला हूँ एवरी प्राइवेट कंपनी हैविंग लोन एंड बोरोइंग 100 करोड़ और मोर, टर्नओवर 200 करोड़ और मोर ड्यूरिंग द प्रीसीडिंग फाइनेंशियल ईयर। पॉइंट टू बी नोटेड के तौर पर अगर हम बात करें, इंटरनल ऑडिटर मे और मे नॉट बी एन एम्प्लॉय ऑफ द कंपनी। इंटरनल ऑडिटर की मैं बात करूं तो कंपनी का वो एम्प्लॉय भी हो सकता है और कंपनी का एम्प्लॉय नहीं हो सकता। जब हम स्टैट्यूटरी ऑडिटर की बात करते हैं, फाइनल ऑडिटर की बात करते हैं, तो वो हमारा कंपनी का एम्प्लॉय नहीं होना चाहिए, बट इंटरनल ऑडिटर कंपनी का एम्प्लॉय भी हो सकता है। जब हम स्टैट्यूटरी ऑडिटर की बात करते हैं तो वो उसके पास COP होना चाहिए, लेकिन इनका कहना है कि अगर हम इंटरनल ऑडिटर की बात करेंगे तो वो CA हो सकता है, CS हो सकता है, CMA हो सकता है, बट जरूरी नहीं है, मैंडेटरी नहीं है कि वो प्रैक्टिस में भी हो। नॉट मैंडेटरी फॉर CA, CS, CMA टू बी इन प्रैक्टिस। अगर वो जॉब में भी है तो भी इंटरनल ऑडिट कर सकते हैं।
तो हमने बोला जाहिर सी बात है, एक सीए, सीएस या सीएमए अगर जॉब में है तो उस कंपनी के एम्प्लॉय के तौर पर वो ऑडिट करने के लिए एलिजिबल है। एक्ट डज नॉट प्रेस्क्राइब एनी स्पेसिफिक टाइम फ्रेम। इनका कहना है जो एक्ट है, कंपनी एक्ट की हम यहाँ बात कर रहे हैं, कोई स्पेसिफिक टाइम फ्रेम इंटरनल ऑडिट के लिए मेंशन नहीं करता कि आपको 6 महीने बाद ही कराना है, 1 साल बाद ही कराना है। बट इनका कहना है ये आपके लिए अच्छा रहेगा कि आप जो ऑडिट को क्वार्टरली बेसिस पर कराएं। कंपनी एक्ट की बात करें तो वो प्रेस्क्राइब नहीं करता कि आप इंटरनल ऑडिट को आप एक टाइम फ्रेम की बात करें। आपको बेटर लगता है उसके अकॉर्डिंग कराओ, आप मंथली करा लो, आप क्वार्टरली करा लो, आप हाफ ईयरली करा लो, लेकिन इंटरनल ऑडिट आपको कराना चाहिए। वो आप अपनी रिक्वायरमेंट देखिए। अगला मुद्दा रहेगा हमारा अपॉइंटमेंट ऑफ इंटरनल ऑडिटर। अपॉइंटमेंट ऑफ इंटरनल ऑडिटर की हम बात करेंगे एक शॉर्ट ब्रेक के बाद।